सितंबर आ गया है। फसल कट चुकी है। अचार और मुरब्बे के डिब्बे तैयार हैं और ऐसा लगता है कि अब हम आखिरकार चैन की सांस ले सकते हैं। आप अपनी खाली पड़ी क्यारियों को देखकर एक संतुष्टि और गर्व महसूस करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शांति के इसी पल में ज्यादातर माली एक गंभीर गलती कर बैठते हैं। एक ऐसी गलती जो चुपचाप और अनजाने में उनसे अगले साल की लगभग पूरी फसल छीन लेती है। आज हम इस समस्या को गहराई से समझेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने सितंबर के बगीचे को जोखिम भरे इलाके से बदलकर भविष्य की भरपूर फसल की गारंटी बना सकते हैं। हम में से कई लोग पतझड़ के मौसम को बागवानी के मौसम का अंत मानते हैं। पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, प्रकृति सो जाती है और हम भी इसी का अनुसरण करते हुए बागवानी के सारे काम वसंत तक के लिए टाल देते हैं। यह तरीका पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। धरती को आराम करने देना चाहिए, हमारी दादी नानी कहा करती थीं। लेकिन आधुनिक कृषि विज्ञान इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। सर्दियों में खाली पड़ी नंगी जमीन आराम नहीं है। यह एक खुला घाव है जो सभी बीमारियों और मुश्किलों के प्रति संवेदनशील होता है। और यही गलतफहमी हमारी सितंबर महीने की सबसे बड़ी गलती की जड़ है। और यह रही हमारी सबसे बड़ी भूल का पहला और सबसे आम पहलू। ये उस मोहक भ्रम में पड़ जाना है कि अब सब कुछ हो चुका है। जरा इस तस्वीर की कल्पना कीजिए। आपने अभी अभी आखिरी गाजर निकाली है और खेत से चुनिंदा चुकंदरों से भरी एक बाल्टी लेकर आए हैं। कमर में भले ही थोड़ी कसक हो, लेकिन मन को सुकून और अपनी मेहनत पर वाजिब गर्व महसूस हो रहा है। तहखाना पूरा भरा है और अलमारियां जारों से लदी पड़ी हैं। इस साल का मिशन पूरा हुआ। ऐसा लगता है कि अब आप पूरी तसल्ली से बागवानी के मौसम को अलविदा कह सकते हैं। गेट पर ताला लगाकर वसंत की पहली बूंद गिरने तक इस खेत खलिहान को भूल सकते हैं। जाना पहचाना एहसास है ना? समस्या की जड़ ठीक इसी आराम और ढिलाई के क्षण में छिपी होती है। हम खाली करीने से साफ की गई जमीन को देखते हैं और सोचते हैं, चलो इसे आराम करने देते हैं। हम एक खाली क्यारी को व्यवस्था और पूरे हुए काम की निशानी मानते हैं। लेकिन प्रकृति के लिए खाली और बिना ढकी हुई जमीन आराम नहीं है। यह एक बहुत बड़ा तनाव है। यह ऐसा है जैसे पूरे सर्दी भर के लिए अपने घर के खिड़की दरवाजे खुले छोड़ देना। हम तो चले जाते हैं, लेकिन हमारी जमीन पर एक बिल्कुल अलग, आंखों से छिपी हुई जिंदगी शुरू हो जाती है। और यकीन मानिए, यह जिंदगी आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। जैसे ही पाठक आपके पीछे बंद होता है, असुरक्षित क्यारियों पर जीवन के लिए असली संघर्ष शुरू हो जाता है। सबसे पहले एक अदृश्य लेकिन बहुत चालाक दुश्मन हमला करता है, मिट्टी का कटाव। पहले हवा आती है, ठंडी तेज पथटेदार की हवाएं आपके खेत में बेरोकटोक घूमती है। वे मिट्टी के सबसे छोटे, सबसे हल्के और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सबसे उपजाऊ कणों को आसानी से उठा लेती है। यह सिर्फ धूल नहीं है, ये वही अनमोल ह्यूमस है जिसे आपने सालों तक कंपोस्ट और खाद डालकर बनाया है। हवा इसे बस उड़ा ले जाती है, आपकी मिट्टी की उर्वरता को पड़ोसियों के खेत में या पास की नाली में बहा ले जाती है। इसके बाद पतझड़ की बारिश आती है। ये अब गर्मियों की हल्की प्यारी बारिश नहीं होती। भारी ठंडी बूंदें नंगी जमीन पर गिरती हैं, उसकी बनावट को तोड़ देती है। पानी पहले जितना अच्छा अवशोषित नहीं होता, ये बहना शुरू कर देता है, छोटी छोटी धाराओं बनाता है जो अपने रास्ते में सब कुछ बहा ले जाती है। मिट्टी की सबसे ऊपरी, सबसे पोषक परत सचमुच आपकी क्यारियों से बह जाती है। कल्पना कीजिए, कोई केक से सारी क्रीम बड़े आराम से हटा दे और आपके लिए सिर्फ एक सूखा स्पंज छोड़ दे। कटाव आपकी जमीन के साथ भी ठीक वैसा ही करता है। लेकिन यह मिट्टी का कटाव तो बस शुरुआत है। असली नुकसान तो भीतर होता है। पानी और मिट्टी के कणों के साथ साथ इसमें से सबसे कीमती पोषक तत्व भी बह जाते हैं। वही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जिनकी आने वाली फसल के लिए बहुत जरूरत होती है। जरा सोचिए, पूरी गर्मी भर आपने क्यारियों की देखभाल की, पौधों को पोषण दिया, उनमें खाद, कंपोस्ट, राख या रासायनिक उर्वरक डाले। आप मिट्टी में अगले मौसम के लिए पोषक तत्वों का एक बैंक बना रहे थे। और अब
पतझड़ की बारिशें इन सारे खजानों को मिट्टी की गहरी परतों में धोकर बहा देती है, जहां ज्यादातर पौधों की जड़ें पहुंच ही नहीं पाती। यह चाय बनाने जैसा ही है। पहली बार में सबसे गाढ़ा और फायदेमंद पेय मिलता है, और उसके बाद तो बस फीका पानी ही बचता है। ठीक इसी तरह बारिशें आपकी मिट्टी को धोकर निकाल देती है, और वसंत आने तक पहले की उस समृद्धि का कोई नामो निशान नहीं रहता। आपकी गर्मियों की सारी मेहनत और निवेश सचमुच पतझड़ की इन बरसाती पानी में घुल जाते हैं, जिससे जमीन भूखी और कमजोर रह जाती है। प्रकृति को खालीपन बिल्कुल पसंद नहीं। जैसे ही आपके लगाए हुए पौधे अपनी जगह छोड़ते हैं, तुरंत नए बिन बुलाए मेहमान वहां अपनी जगह बना लेते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि खरपतवार है। इनके बीज सालों से मिट्टी में जमा होते रहते हैं। ये पूरी गर्मी आपके टमाटर और खीरे की छांव में सोए रहे, धैर्यपूर्वक अपने सही समय का इंतजार करते हुए। और अब वह समय आ गया है। खाली, नम और अभी भी गर्म शरद ऋतु की मिट्टी, उनके लिए यह ऑल इंक्लूसिव सुविधाओं वाला एक असली पंचतारा होटल है। धूप घास, जंगली घास और सिंहपर्णी जैसे सबसे जिद्दी और आक्रामक खरपतवार अपनी जड़ें अभी फैलाना शुरू कर देते हैं। वे सिर्फ उगते ही नहीं हैं, बल्कि मजबूती से जम जाते हैं और मजबूत होकर सर्दी के लिए तैयार हो जाते हैं। और वसंत में जब आप बीजों के पैकेट लेकर अपने खेत में आएंगे, तो आपको साफ क्यारी नहीं, बल्कि इन हमलावरों का एक घना हरा कालीन मिलेगा। और आपको सिर्फ बुवाई शुरू करने के बजाय इनसे जमीन का एक एक इंच वापस लेने में बहुत सारी ऊर्जा और समय खर्च करना पड़ेगा। पर खरपतवारों से ही सारी आफत खत्म नहीं हो जाती। आपके खाली बिना ढके खेत की क्यारियां सर्दियों में कीटों की पूरी फौज के लिए एक आदर्श और सुरक्षित पनाहगाह बन जाती है। आलू के कीड़े, कोलोराडो बीटल, वायरवर्म, स्लग, सुरंग बनाने वाले और कई तरह के अन्य लार्वा विलियाओं, ये सभी एक आरामदायक जगह की तलाश में होते हैं, जहां वे आराम से सर्दियां गुजार सके। और आप खुद उन्हें एक बेहतरीन आशियाना दे रहे हैं। वे बड़े आराम से मिट्टी की ऊपरी भुरभुरी परत में घुस जाते हैं, जहां न तो जबरदस्त ठंड, पाला उन्हें छू पाती है, और न ही पक्षी उन तक पहुंच पाते हैं। वे वहीं अपनी कॉलोनियां बना लेते हैं, अंडे देते हैं और पूरी सर्दी चैन की नींद सोते रहते हैं। और वसंत में जैसे ही जमीन गर्म होगी, वे भूखे और पूरी ताकत के साथ जाग उठेंगे। और आप जानते हैं उनका पहला नाश्ता क्या होगा? आपकी नई कोमल फसल के अंकुर। कीटों को ठंड से मर जाने या पक्षियों का शिकार बनने देने के बजाय आप जमीन को खाली छोड़कर दरअसल उनके लिए एक आरामदायक और सुरक्षित सर्दियों का रिसोर्ट या ठिकाना बना रहे हैं। आप खुद अपने हाथों से अपनी आने वाली फसल पर वसंत में होने वाले एक बड़े हमले की जमीन तैयार कर रहे हैं। बीमारियों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। फफूंद के बीजाणु, बैक्टीरिया, लेड ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू और कई तरह की सड़ा दादन पैदा करने वाले कारक, ये सब पौधों के बचे हुए हिस्सों पर ही रह जाते हैं। भले ही आप बड़े बड़े पत्तों और तनों को अच्छी तरह से हटा दें, संक्रमित पत्तियों और डंठलों के सूक्ष्म कण फिर भी मिट्टी की सतह पर रह जाते हैं। पतझड़ की बारिशें और हवाएं इस संक्रमण को पूरे खेत में फैला देती हैं, और नंगी असुरक्षित मिट्टी उनके सर्दियों में जीवित रहने और बढ़ने के लिए एक आदर्श वातावरण है। ये बीजाणु मिट्टी की ऊपरी परत में पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं, अनुकूल परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक इंतजार करते हुए। बसंत में पहली गर्मी और नमी के साथ वे सक्रिय हो जाते हैं और नई ताकत के साथ उन युवा, अभी तक कमजोर पौधों पर हमला करते हैं। जमीन को नंगा छोड़कर आप असल में बीमारियों के लिए एक इंक्यूबेटर बना रहे हैं। आप बसंत तक संक्रमण को संरक्षित कर रहे हैं, ताकि वह आपके अगले मौसम को निश्चित रूप से बर्बाद कर दे। मिट्टी को स्वस्थ बनाने के बजाय आप उसे असल में एक टाइम बम में बदल रहे हैं। और यहां आप में से कई लोग कह सकते हैं, रुकिए, मैं तो सब कुछ ठीक ही कर रहा हूं। मैं पौधों के सभी सूखे पत्ते और डंठल एक एक पत्ती तक हटा देता हूं, उन्हें खेत से बाहर निकाल देता हूं और क्यारियों की खुदाई भी करता हूं। मेरे यहां तो सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित है।
और इसी में एक और गहरी गलतफहमी छिपी है। पौधों के अवशेषों की अच्छी तरह सफाई करना निःसंदेह एक महत्वपूर्ण और जरूरी कदम है। आप वाकई कीटों और बीमारियों के एक बड़े हिस्से से छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन यह बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। यह तो बस एक ऊपरी तौर की साफ सफाई है, एक तरह की स्वच्छता। यह ऐसा ही है जैसे आप दांत तो साफ करें, लेकिन साथ ही लगातार सिर्फ मीठा ही खाते रहे। आप समस्या का केवल बाहरी हिस्सा हटाते हैं, लेकिन जड़ से उसका समाधान नहीं करते। नंगी जमीन, चाहे वह कितनी भी साफ और खोदी हुई क्यों न हो, फिर भी कटाव पोषक तत्वों के बह जाने, खरपतवारों और उन कीटों के लिए असुरक्षित बनी रहती है जो मिट्टी में पहले ही छिप चुके हैं। आपकी यह आदर्श व्यवस्था, दुख की बात है कि केवल नियंत्रण का एक भ्रम है। दरअसल ऐसी खाली और साफ सुथरी क्यारी एक खुला घाव है जो पूरी सर्दी दुखता रहेगा। तो आप पूछेंगे, क्या करे? शरद ऋतु की इन गलतियों के इस दुष्चक्र को कैसे तोड़े? इसका जवाब हैरान करने वाला, सरल और प्रभावी भी है। सितंबर का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, कभी भी किसी भी हालत में अपनी जमीन को खाली न छोड़े। मिट्टी को सर्दियों के लिए पहनाना जरूरी है, और उसके लिए सबसे अच्छा, सबसे फायदेमंद और सुंदर पहनावा है सिड्रेट्स, या जिन्हें हरी खाद भी कहते हैं। ये ऐसे पौधे हैं जिन्हें हम फसल लेने के लिए नहीं, बल्कि जमीन की सेहत सुधारने के लिए बोते हैं। सरसों, सई, राई, फेसेलिया, वीका चुनने के लिए कई विकल्प हैं। अपनी मजबूत जड़ प्रणाली से ये मिट्टी को किसी भी फावड़े से बेहतर तरीके से ढीला करते हैं, उसे भुरभुरा और नमी बनाए रखने वाला बनाते हैं। अपनी हरी भरी पत्तियों से ये एक जीवंत चादर की तरह जमीन को तेज हवाओं और बारिश से बचाते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव पूरी तरह रुक जाता है। ये खरपतवारों को पनपने का कोई मौका नहीं देते, और जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो ये पौधे मरकर बेहतरीन जैविक खाद में बदल जाते हैं, जो पतझड़ के दौरान जमा किए गए सभी पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस लौटा देते हैं। ये आपकी जमीन को एक साथ पोषण देने, उसकी रक्षा करने और उसे स्वस्थ रखने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। हम अक्सर एक बहुत ही आम बागवानी से जुड़े मिथक का सामना करते हैं। ये कुछ इस तरह है, सितंबर में कुछ भी बोना बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं उगेगा। कई लोग कैलेंडर देखते हैं, ठंडी का मौसम नजदीक आते देख उम्मीद छोड़ देते हैं, पर यह पूरी तरह से गलत है। सितंबर, खासकर इसका पहला पखवाड़ा, ठंड प्रतिरोधी हरी खाद वाली फसलें बोने का सबसे सही समय है। सफेद सरसों, जई, ओट्स, राई या फैसीलिया जैसी फसलें हल्के पाले से बिल्कुल नहीं डरती। ये बहुत जल्दी अंकुरित होती है और कठोर ठंड आने से पहले ही अच्छी खासी हरी भरी पत्तियां और तना विकसित कर लेती है। इन्हें फूल देने या बीज बनाने की जरूरत नहीं होती। इनका काम वह हरी चादर बनाना है जो मिट्टी को बचाएगी। भले ही वे सिर्फ 10-15 सेंटीमीटर ही बढ़े, यह तब भी बहुत फायदेमंद होगा। वे अपना मुख्य काम पूरा करेंगी, मिट्टी को ढंक देंगी, अपनी जड़ों से इसे ढीला करेंगी और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन बनेंगी। तो अब अपनी शंकाओं को दूर करें। सितंबर में हरी खाद बोना देर बिल्कुल नहीं हुई है, बल्कि यह एकदम सही समय है। एक और आम गलती जो लोग अक्सर करते हैं, वह है जैविक खाद के इस्तेमाल को लेकर। शरद ऋतु खाद डालने का पारंपरिक समय होता है, और कई लोग आज भी पुराने तरीकों से कच्ची, बिना सड़ी हुई गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं। तर्क बहुत सीधा लगता है कि सर्दियों में यह गलकर तैयार हो जाएगी और वसंत में पौधों को तैयार पोषण मिलेगा। लेकिन वास्तव में आप अपने बगीचे का भला नहीं, बल्कि नुकसान कर रहे हैं। पहला, जब ताजी गोबर खाद गलने लगती है तो यह बहुत ज्यादा गर्मी और अमोनिया छोड़ती है। यदि यह पूरी तरह से नहीं गल पाती है तो ये आपके भविष्य के पौधों की जड़ों को जला सकती है। दूसरा, कच्ची गोबर खाद मेडवेड का एक प्रकार का कीट या गुबरैला के लार्वा जैसे कीटों के लिए एक दावत है। आप उन्हें खाद नहीं दे रहे, बल्कि उन्हें बुलावा दे रहे हैं। और तीसरा, इसमें बड़ी मात्रा में बिना पचे हुए खरपतवारों के बीज होते हैं। ताजी गोबर खाद डालकर आप अपने हाथों से अपनी क्यारियों में अगले कई सालों के लिए खरपतवार बो रहे हैं।
जैसे कि दूब घास और बथुआ। एक सीधा सा नियम हमेशा याद रखें। शरद ऋतु में अपनी क्यारियों में केवल पूरी तरह से सड़ी हुई खाद या अच्छी तरह से तैयार कंपोस्ट ही डालें। लकड़ी की राख के साथ भी कुछ ऐसी ही कहानी है। यह पोटेशियम और फास्फोरस का एक शानदार उर्वरक है और सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी अच्छा स्रोत है। कई माली इसे दिल खोलकर ये सोचते हुए कि जितना ज्यादा उतना अच्छा पूरे खेत में बिखेर देते हैं। लेकिन राख के मामले में ये तरीका काम नहीं आएगा। यह याद रखना जरूरी है कि राख एक मजबूत क्षारीय पदार्थ है। इसे बिना सोचे समझे और ज्यादा मात्रा में डालने से आप अपनी मिट्टी का पीएच स्तर तेजी से बदल सकते हैं। ज्यादातर सब्जियों की फसलें उदासीन या हल्की अम्लीय मिट्टी पसंद करती हैं। अगर आप मिट्टी को ज्यादा क्षारीय बना देते हैं तो पौधों को कुछ जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते, भले ही वे मिट्टी में मौजूद हों। उन्हें क्लोरोसिस हो जाएगा, वे ठीक से नहीं बढ़ेंगे और बीमार पड़ जाएंगे। और ऐसी गलती को सुधारना बहुत मुश्किल और समय लेने वाला काम होगा। इसलिए राख का इस्तेमाल संयम से करें। प्रति वर्ग मीटर 1 गिलास से ज्यादा नहीं, और केवल उन्हीं जगहों पर जहां आपको यकीन है कि मिट्टी वाकई अम्लीय है। संतुलन की बात करें तो पतझड़ आपकी मिट्टी का एक पूरा चेकअप करने का सबसे अच्छा समय है। वसंत में हमारे पास हमेशा समय की कमी रहती है। बीज बोने होते हैं, पौधे लगाने होते हैं और किसी और चीज के लिए समय ही नहीं मिलता। लेकिन पतझड़ में फसल की कटाई के बाद आप आराम से और बिना किसी जल्दबाजी के अलग अलग क्यारियों से मिट्टी के नमूने ले सकते हैं और उसकी अम्लता यानी पीएच की जांच कर सकते हैं। इसके लिए बागवानी केंद्रों में सरल और सस्ते लिटमस पेपर किट आसानी से मिल जाते हैं। यह जानना क्यों जरूरी है? अपनी मिट्टी का सटीक पीएच जानकर आप समझ पाएंगे कि क्या उसे अम्लता कम करने की जरूरत है। यदि मिट्टी अम्लीय है तो डोलोमाइट पाउडर, चूना या राख डालना पतझड़ में सबसे उपयुक्त होता है। सर्दियों के दौरान ये पदार्थ समान रूप से फैल जाएंगे और धीरे धीरे मिट्टी की अम्लता को सामान्य कर देंगे। वसंत में आपको पहले से ही तैयार और संतुलित मिट्टी मिलेगी जो किसी भी फसल को लगाने के लिए तैयार होगी। यह साधारण सा कदम अगले सीजन में आपके बहुत सारे तनाव और खाद पर होने वाले खर्च की बचत करेगा। और अब हम आ पहुंचे हैं बागवानी करने वालों के बीच सदियों से चले आ रहे एक ऐसे गर्मा गर्म विवाद पर जो दशकों से शांत होने का नाम नहीं ले रहा। क्या शरद ऋतु में खेत की खुदाई करनी चाहिए या नहीं? पारंपरिक गहरी जुताई यानी मिट्टी को पलटकर जोतने के समर्थक दावा करते हैं कि इससे खरपतवार और कीट नष्ट हो जाते हैं। वहीं प्राकृतिक खेती के पैरोकार इसे बर्बरता मानते हैं जो मिट्टी को मार डालती है। सच्चाई हमेशा की तरह कहीं बीच में ही होती है। दरअसल गहरी जुताई मिट्टी की संरचना को बिगाड़ देती है, जड़ों और केंचुओं द्वारा बनाए गए रास्तों को तोड़ देती है। यह अनउपजाऊ परत को ऊपर ले आती है और उपजाऊ परत को नीचे दबा देती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि यह मिट्टी में मौजूद अनगिनत उपयोगी सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है जो हमारे सबसे बड़े सहायक हैं। आधुनिक तरीका है कल्टीवेटर या किसी फ्लैट ब्लेड वाले उपकरण से 5-7 सेंटीमीटर तक हल्की गुड़ाई करना। ये खरपतवारों की जड़ों को काटने और हवा के संचार को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन साथ ही मिट्टी की जीवित संरचना को भी बरकरार रखता है। और अगर आपने हरी खाद कवर क्रॉप्स बोई है तो जुताई की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उनकी जड़ें ही सारा काम आपके लिए कर देंगी। सितंबर अगर ठंडा और बरसाती हो और आपको लगे कि अब हरी खाद बोने में बहुत देर हो चुकी है, तो क्या करें? क्या सब कुछ खत्म हो गया और क्यारियों को ऐसे ही खाली छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। इसका एक बेहतरीन विकल्प है मल्चिंग। आपका मकसद वही रहता है, जमीन को ढंकना। बस हरी भरी जीवित चादर की बजाय आप जैविक सामग्री का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए पराली, सूखी घास, लॉन की कटी घास, स्वस्थ पेड़ों के सूखे पत्ते, बारीक की हुई टहनियां या अच्छी तरह तैयार कंपोस्ट जैसी चीजें बिल्कुल उपयुक्त हैं। आपको बस मल्च को क्यारियों की सतह पर
मोटी परत के रूप में फैलाना होगा, कम से कम 10-15 सेंटीमीटर मोटी। यही परत एक गर्म कंबल की तरह मिट्टी को जमने और कटाव से बचाएगी, साथ ही खरपतवारों को उगने नहीं देगी। सर्दियों और बसंत तक मल्च की निचली परत धीरे धीरे सड़ने लगेगी, जिससे मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर हो जाएगी और यह केंचुओं के लिए शानदार भोजन बन जाएगी। यह मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने और बढ़ाने का एक सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी तरीका है, और वो भी बिना ज्यादा मेहनत के। लेकिन मल्चिंग जैसे आसान काम में भी एक जरूरी बात और एक संभावित गलती होती है। मल्च का स्रोत बहुत मायने रखता है। हमेशा याद रखें, अपनी क्यारियों को ढकने के लिए कभी भी बीमार पौधों जैसे कि लेड ब्लाइट, झुलसा रोग से ग्रस्त टमाटर या आलू की पत्तियां और तने का उपयोग न करें। ऐसे पेड़ों से भी पत्तियां न लें जो स्कैब, खुरंड या पाउडरी मिल्ड्यू, छाछिया रोग जैसी बीमारियों से पीड़ित रहे हों। ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करके आप अपनी जमीन को बचा नहीं रहे, बल्कि उसे बीमारियां दे रहे हैं। आप अपनी क्यारियों को एक ऐसे कंबल से ढक रहे हैं जिसमें फंगस के बीजाणु और तरह तरह के कीट भरे पड़े हैं। आप उनके लिए सर्दियों में छिपने और फलने फूलने के लिए बेहतरीन माहौल बना रहे हैं, ताकि वसंत आते ही वे निश्चित रूप से आपकी नई रोपाई पर हमला कर दें। इसलिए मल्च का चुनाव भी उतनी ही सावधानी से करें जितनी सावधानी से आप बीज चुनते हैं। हमेशा स्वस्थ, साफ सुथरी और जैविक सामग्री का ही उपयोग करें। क्यारी को बिना मल्च के छोड़ देना बेहतर होगा, बजाय इसके कि उसे ऐसी चीज से ढका जाए जो भविष्य में नई मुसीबतें खड़ी करे। आइए बात करते हैं आपके उन सबसे महत्वपूर्ण लेकिन बिल्कुल अदृश्य सहायकों की। ये है अरबों सूक्ष्म जीव और हाँ, केंचुए, जो आपकी मिट्टी में रहते हैं। यही वे हैं जो जमीन को जिंदा और उपजाऊ बनाते हैं। वे जैविक पदार्थों को संसाधित करते हैं, उन्हें पौधों के लिए आसानी से उपलब्ध पोषक तत्वों में बदलते हैं। वे ही मिट्टी की उस दानेदार संरचना को बनाते हैं जो नमी को अच्छी तरह से बनाए रखती है और हवा को अंदर जाने देती है। यह उर्वरता उत्पादन की एक पूरी भूमिगत फैक्ट्री है। अब कल्पना कीजिए कि आप सर्दियों के लिए जमीन को नंगा छोड़ देते हैं। आप इन सभी मेहनतकशों की सेना को घर और भोजन से वंचित कर देते हैं। पौधों के आवरण या पलवार, मल्च के बिना मिट्टी की ऊपरी परत जम जाती है, सूख जाती है और ज्यादातर फायदेमंद सूक्ष्म जीव बस मर जाते हैं। केंचुए या तो बहुत गहराई में चले जाते हैं या वे भी खत्म हो जाते हैं। वसंत तक आपकी मिट्टी सिर्फ अनुपजाऊ ही नहीं, बल्कि मृत और बेजान हो जाती है, और इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने में सालों लग जाएंगे। इसलिए शरद ऋतु में मिट्टी की रक्षा करके आप सबसे पहले अपने इन छोटे और अनमोल सहायकों की देखभाल करते हैं। बागवानी में एक और ऐसी चीज है जो उतनी साफ साफ नहीं दिखती, पर बेहद जरूरी है और लोग अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। वह है सिंचाई, यानी पानी देना। आपको शायद लगे, खाली क्यारियों को पतझड़ में पानी क्यों देना, फसल तो कट चुकी है। लेकिन अगर पतझड़ में बारिश न हुई हो और मौसम सूखा और गर्म रहा हो, तो जमीन सूखने लगती है, और सूखी मिट्टी का मतलब है बेजान मिट्टी। उसमें सारे सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाएं रुक जाती हैं। जिन फायदेमंद बैक्टीरिया के बारे में हमने अभी बात की थी, वे सब मरने लगते हैं। अगर आपने हरी खाद या सीड्रिड्स बोए हैं, तो उन्हें बढ़ने के लिए नमी चाहिए। अगर आपने जैविक खाद डाली है, तो उसे गलना शुरू करने के लिए नमी चाहिए। इसलिए अगर 1-2 हफ्ते से बारिश नहीं हुई है और मौसम सूखा है, तो आलस न करें और अपनी क्यारियों को अच्छी तरह से पानी दें। यह सिर्फ पौधों को पानी देना नहीं है, बल्कि मिट्टी के जीवन को बनाए रखने के लिए पानी देना है। आप उसकी माइक्रोफ्लोरा, सूक्ष्म जीवों की दुनिया को बचाए रखेंगे और जैविक कचरे को तेजी से कीमती खाद में बदलने में मदद करेंगे। ये एक छोटी सी बात है, पर आपके बगीचे की सेहत के लिए यह बहुत बड़ा योगदान है। सितंबर का महीना, जब खेत की क्यारियां खाली हो जाती है और आपका पूरा प्लॉट सामने होता है, रणनीतिक योजना बनाने का सबसे अच्छा समय है। मैं बात कर रहा हूं फसल चक्र की। कई माली और किसान हर साल एक ही जगह पर वही फसलें उगाते हैं,
टमाटर ग्रीन हाउस में, पत्ता गोभी उस बड़ी क्यारी में और गाजर यहाँ। यह सुविधाजनक और आदत बन चुकी है, लेकिन यह मिट्टी की उर्वरता को खत्म करने और बीमारियों को जमा करने का सीधा रास्ता है। हर फसल मिट्टी से खास पोषक तत्व लेती है और अपने पीछे खास कीट और बीमारी के कारक छोड़ जाती है। इसलिए जब यादें ताजा हों, पतझड़ में ही एक कागज और पेंसिल लेकर अपने खेत या बागा का नक्शा बनाए। चिन्हित करें कि इस साल कौन सी फसल कहाँ उगाई गई थी और तुरंत उसी नक्शे पर लिख दें कि अगले साल आप कहाँ क्या बोने वाले हैं। एक सीधा सा नियम याद रखें, एक ही परिवार की फसल को उसी जगह पर 3 या 4 साल से पहले न लगाएं। पतझड़ में बनाया गया यह साधारण सा योजना आपको भविष्य में कई समस्याओं से बचाएगी। याद रखें, आपका बगीचा केवल 1 साल की सब्जियों तक ही सीमित नहीं है। आपके पास निश्चित रूप से कई बारहमासी फसलें भी होंगी, जिन्हें पतझड़ में विशेष देखभाल की जरूरत होती है। इनमें स्ट्रॉबेरी, साथ ही करंट, करौंदा और रास्पबेरी जैसे झाड़ीदार पौधे शामिल हैं। उन्हें सर्दियों के लिए बिना देखभाल के छोड़ना अगले साल की फसल को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। पतझड़ में इनकी सही छंटाई करना बहुत जरूरी है। सभी झाड़ियों से पुरानी, बीमार और टूटी हुई शाखाओं को काट दें। स्ट्रॉबेरी के पुराने पत्तों को भी हटा दें। इसके बाद उन्हें फास्फोरस और पोटेशियम युक्त खाद दें। ये तत्व अगली फसल के लिए फूलों की कलियों के विकास के लिए जरूरी होते हैं और पौधों को सर्दियों में बेहतर ढंग से जीवित रहने में मदद करते हैं। पतझड़ में नाइट्रोजन वाली खाद बिल्कुल ना दें, क्योंकि इससे नई शाखाएं बढ़ने लगेंगी जो वैसे भी ठंड से मर जाएंगी। खाद देने के बाद पौधों के तने के आसपास की मिट्टी को खाद या कंपोस्ट से अच्छी तरह मल्च करें। यह देखभाल अगले मौसम के लिए आपके बारहमासी पौधों के स्वास्थ्य और पैदावार में आपका निवेश है। और अब सबसे बड़ी बात तो यह है, जिस गंभीर गलती की हम बात कर रहे हैं, वह कोई खास काम करना नहीं है, बल्कि कुछ न करना है। यह सोच कि फसल काटने के बाद सारा काम खत्म हो गया। वास्तव में सितंबर में ही अगले साल की फसल के लिए एक अदृश्य लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई शुरू हो जाती है। जमीन को खाली छोड़ने से आप उसे आराम नहीं देते। आप उसे मौसम की मार, खरपतवारों, कीटों और बीमारियों के हवाले कर देते हैं और वसंत तक आराम की हुई और ऊर्जा से भरी मिट्टी के बजाय आपको एक थकी हुई, संक्रमित और बेजान जमीन मिलती है, जो अच्छी फसल देने में सक्षम नहीं होती। आपके सभी वसंत के प्रयास, बेहतरीन बीज खरीदना, पौधे लगाना, खाद डालना व्यर्थ चले जाएंगे, क्योंकि नींव तो पतझड़ में ही कमजोर हो चुकी थी। तो आइए निष्कर्ष निकालते हैं। अगले साल की फसल का मुख्य रहस्य वसंत में नहीं, बल्कि सितंबर में बोया जाता है। आपका मुख्य काम है जमीन को ढकना और उसे पोषण देना। हरी खाद, सिडेरेट्स, मल्च का प्रयोग करें। पूरी तरह से तैयार खाद, कंपोस्ट डालें और अपनी रोपण योजनाओं को अभी से बनाएं। शरद ऋतु की देखभाल को एक उबाऊ कर्तव्य के रूप में नहीं, बल्कि अपनी भविष्य की प्रचुरता में सबसे महत्वपूर्ण निवेश के रूप में देखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप नए वीडियो मिस न करें। और अब आपके लिए एक सवाल, शरद ऋतु में अपने बगीचे की देखभाल में आपने पहले कौन सी सबसे बड़ी गलती की थी? या शायद आपके पास सर्दियों के लिए अपनी क्यारियों को तैयार करने का कोई आजमाया हुआ रहस्य हो। इसके बारे में कमेंट्स में लिखें। आइए अनुभव साझा करें।